हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे किनशिप या नातेदारी के संबंध में भारतीय और समाजशास्त्रियों के क्या विचार हैं। तो आइए देखते हैं। नातेदारी शब्द जो है, लोग इसे सामाजिक संबंध, कुछ लोग इसे जैविक संबंध के रूप में देखते हैं। तो कुछ लोग सामाजिक संबंध के बाद कहते हैं नातेदारी को, तो कुछ लोग जैविक संबंध मानते हैं। लेकिन नातेदारी को सरल रूप से हम परिभाषित करते हुए यह कह सकते हैं कि नातेदारी से तात्पर्य जैविक संबंधों की सामाजिक अभिव्यक्ति से होता है। चार्ल्स बिनिक ने नातेदारी व्यवस्था के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध जो अनुमानित तथा वास्तविक वंशावली पर आधारित होते हैं, उन्हें नातेदारी कहा है। आगे चार्ल्स बिनिक नातेदारी के प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा, नातेदारी जो है शब्दावली भूमिका, कर्तव्य, अधिकार अर्थात पिता पुत्र पुत्रियों के प्रति भूमिका और कर्तव्य तथा पुत्र पुत्रियों का पिता के प्रति कर्तव्य होता है। अधिकारों की एक संपूर्ण व्यवस्था होती है। इसी में सभी कुछ भूमिका और कर्तव्य एक दूसरे के प्रति होते हैं। तो नातेदारी जो व्यवस्था है उसका होता है पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य कुछ होता है, और कुछ पुत्रों का पिता या अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य से जुड़े होते हैं। अगला, नातेदारी जो पीढ़ियों के बीच निरंतरता प्रदान करती है, अर्थात नातेदारी एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। अर्थात समाजों में प्रारंभिक सामाजिकरण तथा शिक्षा का किंबुज को छोड़कर का कार्य भी नातेदारी करती है। अर्थात इन्होंने कहा कि नातेदारी का तीसरा प्रकार है जो कि समाज में बच्चे का सामाजिकरण और शिक्षा प्रदान करना होता है, और यह किंबुज जो जनजाति है उसमें छोड़कर बाकी सभी जनजातियों में देखा जाता है। आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति का हस्तांतरण एवं समाज में व्यक्ति को स्थान दिलाने का भी कार्य नातेदारी व्यवस्था करता है। अगला उन्होंने बताया, समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित और अनुशासित करने का कार्य भी नातेदारी करता है। अगला है, नातेदारी विवाह तथा यौन संबंधों को भी परिभाषित, अनुशासित एवं नियंत्रित करता है। तो टाइप ऑफ नातेदारी इस प्रकार से है कि रक्त संबंधी, विवाह संबंधी और सांस्कारिक संबंधी। रक्त संबंधी कौन होते हैं? तो रक्त संबंधी होते हैं हमारे पितृ संबंधी हो सकते हैं, मातृ संबंधी। दो प्रकार के रक्त संबंधी हो सकते हैं, पितृ संबंधी और मातृ संबंधी। पितृ संबंधियों के अंतर्गत जो पिता पक्ष के लोग होते हैं उनको लिया, जैसे पिता, बड़े पापा, चाचा, चचेरा भाई आदि होते हैं, उसे पितृ संबंधी कहते हैं। वहीं मातृ संबंधी जो होते हैं वह माता के पक्ष के लोग होते हैं, जिनमें नाना नानी, मामा मांझी मामी आदि माता के पक्ष के होते हैं, जिन्हें हम रक्त संबंधी की संज्ञा देते हैं। अगला होता है विवाह संबंधी नातेदारी। तो विवाह या अफिनल जैसे पति पत्नी, साला साली, सास ससुर, यह सब विवाह संबंधी नातेदारियों के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि किसी के लिए कोई व्यक्ति रक्त संबंधी नातेदारी हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए वह विवाह संबंधी हो सकता है। एक व्यक्ति विवाह संबंधी और रक्त संबंधी दोनों नातेदार हो सकता है। अगला है सांस्कारिक संबंधी, रिचुअल। सांस्कारिक संबंधी में या तो जैसे दत्तक पुत्र या राखी या किसी को मुंह बोला भाई बना लेना, वह सांस्कारिक संबंधी होता है। अगला, रक्त संबंधी में तीन प्रकार के वो पाए जाते हैं। पहला वंशज, एक लीनियर, दूसरा सहोदरज सिम्बलिंग्स, तीसरा संपार्शी या कोलेट्रल। तो एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे जो ऊर्ध्वाधर रेखा में विभाजित होते हैं उन्हें वंशज या लीनियर या एक रेखी कह सकते हैं। सहोदरज में बहन तथा भाई एक ही माता पिता से जन्मे होते हैं, उन्हें सहोदर करते हैं। जैसे कोई भाई हैं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे बढ़ते जाते हैं उनको सहोदर कहते हैं। अगला है संपार्शी, जब सहोदर बच्चों के जैसे इनके बच्चों को संयुक्त संपार्शी या कहते हैं। सहोदरज बच्चों के जो बच्चे होते हैं उनको हम संयुक्त रूप से अगर एक जगह देखेंगे तो उसे संपार्शी
रक्त संबंधी के रूप में देखेंगे। वहीं मार्डाक ने 3 प्रकार के नातेदारी समूहों की चर्चा की है। तो मार्डाक जो कि 250 परिवारों पर अध्ययन करके अपने नातेदारी समूह की चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा पहला नातेदारी, दूसरा द्वितीयक नातेदारी और तीसरा तृतीयक नातेदारी। तो प्राथमिक नातेदारी को इन्होंने कहा कि यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनका संबंध किसी अन्य संबंधियों के कारण नहीं होता है। यह 8 प्रकार के होते हैं, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, बहन बहन, भाई बहन, भाई भाई और भाई बहन। तो यह कुल 8 प्रकार के होते हैं प्राथमिक नातेदारी मार्डक के अनुसार। वहीं इन्होंने कहा जो प्राथमिक नातेदारी के प्राथमिक नातेदार को हम द्वितीयक नातेदार कहते हैं। जैसे माँ और पिता दोनों पक्ष से हो सकते हैं, तो द्वितीयक नातेदार जो होते हैं वह प्राथमिक, जैसे पिताजी के भाई अर्थात चाचा को हम द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में रखते हैं, और माताजी के भाई अर्थात मामा को हम द्वितीयक श्रेणी में रखते हैं। अगला है तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार की श्रेणी में हम द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदारों को तृतीयक नातेदार कहते हैं, जैसे चाची और मामी। तो जो इन्होंने मार्डाक ने द्वितीयक नातेदारों को 33 प्रकार की चर्चा की है, और वहीं तृतीयक नातेदारों की 151 श्रेणी की चर्चा किया है। आगे पाल बोहनन ने 2 प्रकार से विभाजित किया है, यौन संबंध और रक्त संबंध। इसमें इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की है। यौन संबंध में डायरेक्ट पति पत्नी का संबंध की चर्चा की है। वहीं इनडायरेक्ट में जब पति पत्नी का संबंध बनता है तो उनसे जुड़ी जीजा साली सास ससुर आदि जैसे संबंध इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं व्यक्ति से। वहीं रक्त संबंध में दादा पिता पुत्र अर्थात एक लीनियर व्यवस्था होती है, जो एक पीढ़ी के रक्त संबंधी चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन आदि भी इसमें आ सकते हैं। इनडायरेक्ट रूप से, अब डायरेक्ट रूप से पिता हो गया, पिता का बेटा हो गया, उनका बेटा हो गया अर्थात नाती हो गया। तो ये सब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका संबंध इसके चाचा के लड़के के साथ इनडायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। आगे इन्होंने कहा वंशों की चर्चा की है पाल बोहनन ने। इन्होंने कहा यह 5 प्रकार के होते हैं। एक पितृवंशात्मक होता है, यह विश्व के प्रत्येक भाग में प्रचलित है, पितृवंशात्मक व्यवस्था। वहीं मातृवंशात्मक व्यवस्था जो है केरल के नायर और मेघालय के खासी और आदि जनजातियों में देखी जाती है, और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में ज़्यादातर मातृवंशात्मक या मातृसत्तात्मक जो है वंशावली देखी जाती है। अगला है द्विवंशात्मक। इसमें माता पिता दोनों में से किसी एक तरफ से नाम को प्राप्त करना होता है या नाम प्राप्त करता है। तीसरा होता है द्वि एकल वंशात्मक, अर्थात इसमें कुछ तथ्य माता और कुछ तथ्य पिता की तरफ से लिया जाता है, जो पूर्व से निर्धारित होते हैं। ऐसा कहा था सूडान की न्यूर जनजाति में यह पाया जाता है कि पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे बच्चा कहीं से संस्कार ग्रहण कर रहा है तो कहीं से संपत्ति ग्रहण कर रहा है। अगला बाइनियल। इसके अंतर्गत व्यक्ति माता या पिता जिधर चाहे नाम या धन प्राप्त कर सकता है, अर्थात यह दो तरफा होता है। इसमें दोनों तरफ से खुला होता है व्यक्ति के लिए, वह माता या पिता दोनों तरफ से जिधर उसे का मन करे वह धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति कर सकता है। अगला है लुई हेनरी मॉर्गन। तो लुई हेनरी मॉर्गन भी सुप्रसिद्ध नातेदारी व्याख्याता रहे हैं। इनके कारण इनका वर्गीकरण जो है जनजातियों अजिब्बा और इरोकुआ जनजाति के अध्ययन करके इन्होंने किया है। इन्होंने 2 प्रकार के नातेदारियों की चर्चा की है, वर्णात्मक नातेदार और वर्गात्मक नातेदार। तो वर्गात्मक नातेदार जो होते हैं, इन्होंने ऐसे नातेदारों या इस शब्द से ऐसे नातेदारों को संबोधित किया है जो वर्णात्मक संबंध रखते हैं। इनका संबंध
वर्ण अर्थात डायरेक्ट होता है, उन्हें वर्णात्मक संबंधों में रखा है, जैसे पिता पुत्र इनको। और वहीं वर्गात्मक संबंधों की श्रेणी में इन्हें कहा है जब वर्ग में एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, जैसे कई चाचा मामा आदि। तो इस प्रकार के संबंधों को इन्होंने वर्गात्मक संबंध के रूप में देखा है। जैसे अंग्रेजी में मामा चाचा ताया सबके लिए अंकल शब्द का प्रयोग होता है, वहीं भतीजे के लिए कजिन्स, चचेरे ममेरे भाइयों के लिए कजिन्स का प्रयोग होता है। वर्णात्मक शब्दावली जटिल तथा व्यक्तिवादी समाजों में अधिक प्रयोग होती है, वहीं जो वर्गात्मक शब्दावली है वह सरल समाजों में वर्गात्मक शब्दावली का माध्यम संबंधों की एकता बनाए रखना होता है। तो यहाँ जैसे कजिन और कहीं कहीं जनजाति जैसे असम के सेमा नागा जनजाति में अजा शब्द का प्रयोग होता है किसी एक पर्सन के लिए, और माँ ताई मौसी बुआ के लिए करते हैं। वहीं अपू शब्द का होता है प्रयोग पिता ताऊ मौसा फूफा आदि। और आज के ज़माने में वही जो हमने उदाहरण दिया कि अंकल और भतीजा भतीजी आंटी वाली उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आज के समय में इन सब के अलावा माँ को छोड़कर बाकियों के लिए आंटी शब्द का और पिता को छोड़कर बाकी सबके लिए अंकल शब्द का प्रयोग किया जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। रटक्लिफ ब्राउन ने अपनी पुस्तक अफ्रीकन सिस्टम ऑफ मैरिज एंड किनशिप में वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली को 3 प्रकार से बताया है। वह है सहोदर एकता सिद्धांत, वंशीय एकता सिद्धांत, साधारण एकता सिद्धांत। वहीं R.H. लोबी ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 6 नातेदारी संबंधों की चर्चा की है। तो R.H. लोबी का महत्वपूर्ण है, तो इसको विस्तृत में देखते हैं। परिहार, परिहास, मातुले, पितृस्वश्रेय, सहकष्टी सर्ववास्या, माध्यमिक संबोधन। तो इनका वर्गीकरण किसने किया है, यह इम्पोर्टेंट है। तो 6 प्रकार के वर्गीकरण के रूप में देखते हैं। आगे है परिहार। परिहार जब दो नातेदारों के बीच समाज या संस्कृति पारंपरिक अंतःक्रिया का निषेध होता है। समाज या संस्कृति के माध्यम से पारंपरिक अंतःक्रिया का निषेध होता है जब दो नातेदारों के बीच, तो उसे हम परिहार कहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं जैसे भारत में बहू और सास के बीच और जेठ और वधू के बीच देखा जाता है। किसके प्रमुख जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या भारत में ससुर और बहू और जेठ के बीच या परियास संबंध प्रमुखता देखा जा सकता है। वहीं परिहार संबंधों के कुछ स्वरूप होते हैं। तो लोबी ने उष्टायक जनजाति में पाया कि पुत्र वधू अपने जेठ और ससुर के सामने घूंघट करती है। बुकाओ जनजाति में सास और दामाद एक दूसरे के प्रति परिहार का संबंध रखते हैं। वहीं श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में भाई बहन एक कमरे में बीच परिहास होता है, एक कमरे में नहीं रह सकते। क्रो इंडियन में भी यही प्रथा पाई जाती है परिहार की। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में सास दामाद एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। इसके अलावा परिहार के हैं ट्रोवियांड जो द्वीपवासी थे कि अगर भाई अपनी बहन और उसके पति या प्रेमी के साथ प्रेम करते हुए देख लेता था तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। ऐसे परिहार संबंध होते थे। इसके अलावा करेरा जनजाति में सास दामाद के बीच जो है आवास के बीच झोपड़ी बना दी जाती थी ताकि वह एक दूसरे से दूर रहे। कौन सी जनजाति? करेरा जनजाति के बीच।
इन दोनों के बीच परिहार संबंध पाया जाता है। बोकाओ एवं कनेरा में सास और दामाद के बीच परिहार पाया जाता है। अगला है परिहार के क्या कारण हैं। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग कारणों की चर्चा की है। तो टाइलर के अनुसार परिहार का कारण है मूल मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में था। चूंकि दामाद का बाह्य सदस्य होता है इसलिए परिहार पाया जाता है। ऐसा टाइलर कहते हैं कि दामाद बाह्य सदस्य होता है इसलिए परिहार संबंध है कि जो परिवार की उत्पत्ति है मातृसत्तात्मक थी और उस समय जो है दामाद जो होता है बाह्य सदस्य के रूप में उस परिवार से जुड़ता था। अगला है फ्रेजर का क्या कहना था कि फ्रेजर मानते हैं कि जो परिहार की उत्पत्ति हुई उसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि अवांछित यौन संबंध को रोका जाए। ब्राउन एवं टनी हाई ने संबंधों में घनिष्ठता अंतर संघर्ष द्वेष को जन्म देती है, इससे बचने के लिए परिहार की व्यवस्था पाई जाती है। तो ब्राउन क्या मानना है कि जो संबंधों में घनिष्ठता और संघर्ष और द्वेष को जन्म देने के को रोकने के लिए परिहार संबंध पाया जाता है। अगला है अवांछित यौन आकर्षण को रोकना परिहार का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे सभी ने अपना अलग अलग तर्क दिया है, इसलिए कि सभी अलग अलग जनजातियों का अध्ययन करके इनकी चर्चा करते हैं, इसलिए सबका जो है विचार अलग अलग है। तो फ्रायड अवांछित यौन आकर्षण को रोकना इनका मुख्य उद्देश्य परिहार को मानते हैं। वहीं मालिनोवस्की परिहार का सम्मान को प्रदर्शन करने की एक विधि के रूप में देखते हैं। तो फ्रेजर, ब्राउन और फ्रायड का इसमें जो विचार है सबसे सर्वाधिक माना गया कि परिहार की उत्पत्ति जो है वह अवांछित यौन संबंधों को रोकना है। ब्राउन भी डायरेक्ट रूप से यही कहते हैं कि संबंधों की घनिष्ठता, कुछ व्यक्तियों से अवांछित यौन संबंध, संघर्ष, द्वेष आदि को रोकना ही परिहार है। आगे है परिहास या जोकिंग रिलेशनशिप। परिहार के ठीक विपरीत है। इसमें दो संबंधियों के बीच घनिष्ठता एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, अश्लील संवाद, तंग करना आदि शामिल होता है। उत्तर भारत में जीजा साली, देवर भाभी इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि परिहार मित्रता और विरोध का अद्भुत सम्मिश्रण है। यह मूलतः अनुमोदित अवमानना का संबंध होता है। तो परिहास के स्वरूप क्या है? तो परिहास के स्वरूप होते हैं बेरियल एल्विन के द्वारा। इन्होंने बैगा जनजाति का अध्ययन करके पाया कि दादा पोती और दादी पोता के बीच परिहार संबंध को देखा है और इसके साथ इन्होंने कहा कि दादा पोती और दादी पोता के बीच परिहार संबंध के साथ साथ विवाह भी संबंध पाए जाते हैं। एस.सी. रॉय ने उराव जनजाति में परिहास एवं विवाह दादा पोती के बीच देखा है। वहीं मराठाओं में मामा भांजी, होपी इंडियंस एवं प्रोवियांट के बीच मामी और भांजा, मलेशियन में चाचा भतीजा के बीच परिहास संबंध देखा गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दक्षिण भारत के इलाकों में हम मामा भांजी का विवाह देखा जाता है प्रमुखतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो परिहास के कारण इन्होंने क्या कहा बताया गया है। परिहास के जो कारण होते हैं, इन्होंने कहा परिवार संबंधी एक दूसरे के संभावित पति पत्नी होने के कारण उनके बीच ऐसा संबंध पाया जाता है। तो यह बात कहकर परिहास की बात कही गई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका अगला भाग कल आएगा।